डियर स्टूडेंट, कहते हैं आप लोग। बहुत स्वागत है आपका मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में। हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं परसेंटेज। परसेंटेज में आपने देखा होगा बेसिक चीज़ें कैसे हो पा रही हैं। देखो, परसेंटेज में हम लोगों ने यह महसूस किया कल कि पहले टाइप के सवाल कैसे कैसे बन सकते हैं। उनकी चर्चा हमने किया पिछले वीडियो में। चैप्टर का नाम है प्रतिशत। प्रतिशत देखना और कौन कौन से टाइप इसमें सवाल बन सकते हैं। तो दूसरे टाइप में जब हम चलते हैं तो कल जो हमने पहला टॉपिक लिया ये इस तरह का कि मान लो कोई आयत है, उसकी लंबाई को हमने x% बढ़ा दिया, फिर उसकी चौड़ाई कितना परसेंट कम कर दें कि क्षेत्रफल ना बदले। ये था पहला टाइप। लेकिन मान लो उसकी लंबाई भी चेंज किया जाए और चौड़ाई भी चेंज किया जाए, तब क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। यानी दोनों तरफ से। पहले था एक एक रास्ता था कि हमने बढ़ाया और कितना घटा दे कि वापस आ जाए। अब की कहा नहीं, घटाना नहीं है, ये भी चेंज करो, वह भी चेंज करो, लंबाई भी चेंज करो, चौड़ाई भी चेंज करो। उसके बाद बताओ रिजल्ट क्या होगा। है दो दो चीजें एक साथ है। तो उसके लिए चार छोटे छोटे फार्मूले हैं, मैं उसको लिखता हूँ। अगर आपको याद हो जाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद होंगे तो भी कोई बात नहीं है। बहुत बढ़िया तरीका है। देखो, चार छोटे फार्मूले में लिखता हूँ। एक का नाम है x+y+xy/100, एक तरीका हुआ। दूसरा हुआ x-y-xy/100। तीसरा तरीका हुआ -x+y-xy/100। और चौथा तरीका हुआ -x-y+xy/100। ये चार तरीके हैं, परसेंटेज चेंज दिखाते हैं। कहाँ इस्तेमाल होने हैं? बहुत जगहों पर इस्तेमाल होते हैं। मैं अगर एक आयत का एग्जांपल लूँ, आयत का, तो एक आयत की लंबाई x% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई y% बढ़ा दिया जाए, तब क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। लंबाई 1% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई y% घटा दिया जाए। देखो, जहाँ पर माइनस लिखा है मैं उसको हटाने की बात कर रहा हूँ। लंबाई 1% घटा दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई y% घटा दिया जाए, क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। लंबाई 1% घटा दिया जाए, चौड़ाई y% बढ़ा दिया जाए, क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। लंबाई 1% घटा दिया जाए, चौड़ाई y% घटा दिया जाए, तब क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। मैंने आयत शब्द लिया और चार सवाल बन गए। चलो वस्तु के मूल्य के बारे में बात करते हैं। किसी वस्तु का मूल्य x% बढ़ा दिया जाए, उसकी खपत भी y% बढ़ गई। अब उसकी विक्रेता पर क्या असर होगा, उसकी इनकम पर। उसकी जो है कीमत x% बढ़ा दिया जाए और खपत उसकी y% घट जाए, तब क्या असर होगा। कीमत x% घटा दिया जाए, खपत y% बढ़ा दिया जाए, तब उसके ऊपर क्या असर होगा। और कीमत x% घटा दिया जाए और खपत भी y% घट जाए, तब उसके ऊपर क्या असर होगा। आप देख रहे हैं, फिर से चार हो गया। यानी जहां जहां भरे, जहां पर भी कभी यह दो परिस्थितियां एक साथ आ जाएंगी, उन सभी जगहों पर इस तरह के फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाए। ठीक। अब प्रश्नों के माध्यम से देखते हैं। मान लो इस पर छोटे छोटे सवाल बनाए जाए तो आखिर कैसे इसे सॉल्व किया जाएगा। एक प्रश्न लेता हूं पहले के लिए, है ना। आयत ही ले लेता हूं। एक आयत की लंबाई लंबाई 30% बढ़ाई गई तथा चौड़ाई तथा चौड़ाई 40% बढ़ाई गई। अब बताना है आपको क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कितना बढ़ जाएगा या घट जाएगा, ये पूछा गया। मैंने कहा कि लंबाई 30% बढ़ा दी गई है, चौड़ाई 40% बढ़ा दी गई है, क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। तो अगर हम फार्मूले का इस्तेमाल करें तो पहला फार्मूला इस्तेमाल होगा, क्योंकि यह भी बढ़ाया गया है, यह भी बढ़ाया गया। मैं लिखता हूँ, एक्स की जगह मैं 30 लिखूंगा। 30 + 40 + 30 × 40/100। हमें यही काटना। अगर हम इसको काटते हैं तो ये दोनों जीरो यहाँ से कट जाएंगे। 40 और 30 हो जाएगा 70 और प्लस 4×3 = 12। 82% का असर होगा। यानी 82% हमारे खेत का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। अगर हमने लंबाई को 30% बढ़ाया, चौड़ाई को 40% बढ़ाया, तो जो पूरे क्षेत्रफल होगा उसका वो कितना बढ़ जाएगा, 82% बढ़ जाएगा। अब मान लो ये फार्मूला हमको याद था तो हमने कर लिया। अगर नहीं याद होता तो हम क्या करते। तो हम इसके लिए बताते हैं कि मान लो कोई चीज़ 100 पहले ले लो,
हमारे एरिया पहले 100 रही होगी, फिर उसमें 30% वृद्धि हुआ, 130/100 लिखेंगे। फिर 40% वृद्धि हुआ, 140/100 लिखेंगे। बस इसी को गुणा कर देंगे, काट देंगे। अगर मैं इन दोनों को काटता हूँ डबल जीरो, ये डबल जीरो भी कट जाएगा। अब खाली 13 गुणा 14 करो। 13 चौक के 52, हासिल हुआ 5, 13 के 13 5 18। विचार करो आप, कोई चीज पहले 100 थी, अब हो गई है 182। क्या आपको लगता है यह 82% बढ़ गई है? तो कहोगे हाँ भाई हो गई। तो आपके पास दो रास्ते हैं, चाहे ये सूत्र इस्तेमाल कर लो, चाहे ये 100 का तरीका इस्तेमाल कर लो। और जब छोटी गिनती रहती है तो मौखिक भी हो जाता है कि नहीं। ये पहला सवाल था। अब इसी पर मैं देखूं दूसरे वाले इक्वेशन पर, जो दूसरा हमारा था उस पर हमने कोई सवाल बना लेना है और देखा जाए। दूसरे में क्या करते हैं, जैसे लंबाई बढ़ाई जाए और चौड़ाई घटाई जाए। और देखते हैं, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 50% बढ़ा दिया तथा चौड़ाई, तथा चौड़ाई 20% कम कर दिया। बताओ क्षेत्रफल पर क्या असर होगा, ये पूछा जा रहा। लंबाई उन्होंने 50% बढ़ा दिया, चौड़ाई उन्होंने 20% कम कर दिया। पूछा जा रहा क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। हमको ये दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि x माइनस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100 होना है। आओ देखते हैं। तो मैं लिखूंगा 50 माइनस 20 माइनस 50 गुणा 20/100। अगर मैं इसको काटता हूं तो डबल जीरो कैंसिल होगा। 50 में से 20 घटाओगे 30, और 30 में से 5 दूनी 10 और घटाइए, कितना आ जाएगा 20। यानी हम कह सकते हैं ऐसा करने से क्षेत्रफल केवल 20% बढ़ेगा। हमने लंबाई 50% बढ़ाया, लेकिन क्योंकि चौड़ाई हमने कम कर दिया इसलिए क्षेत्रफल पर असर पड़ा है, लेकिन केवल 20% बढ़ा। ये तो हो गया सूत्र के माध्यम से। अगर मैं इस बात को बिना सूत्र के लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा पहले मैंने 100 मान लिया, अब ये 50% बढ़ाया गया है तो 150/100। बढ़ाने को 100 को हमारा बेस है, तो हम 50% बढ़ाना होगा 150/100। अब 20% घटाया गया है 80/100। बस काटो इसको, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, डबल जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 15 8 120 होता। आप खुद विचार करो, कोई चीज यहाँ 100 थी अब 120 हो गई है, कोई चीज 100 थी 120 हो गई है। क्या मैं कह सकता हूँ कि 20% वृद्धि हो गई है? दोनों रास्ते से आपको सेम उत्तर मिल रहे हैं। आपको जो पसंद आ जाए, जिस पर आपका अभ्यास बन जाए, वही तरीका सही होता है। तीसरे पर अब मैं सवाल बनाता हूँ। देखो अब की बार पहले लंबाई घटानी है फिर चौड़ाई बढ़ानी है। देखो एक आयत की, एक आयत की लंबाई, एक आयत की लंबाई 10% कम कर दिया तथा चौड़ाई, क्या, तथा चौड़ाई 20% बढ़ा दिया, बढ़ा दिया। अब आपको बताना है क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। लंबाई को उसने 10% कम किया है, चौड़ाई को 20% बढ़ा दिया है, क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। इसके लिए हम लोग तीसरा फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, -10 + 20 माइनस 10 गुणा 20/100। इसको अगर हम काटते हैं तो -10 + 20 10 हो जाएगा, माइनस 2 1 के 2, उत्तर बन जाएगा 8%। हमारा क्षेत्रफल 8% बढ़ जाएगा। अगर मैं 100 मानकर लगाता हूँ तो 100 गुणा 10% कम हुआ है 90/100, और 20% बढ़ा है 120/100। इसको जब हम छोटा करते हैं तो देखो 12 9 108 होता है। कोई चीज़ 100 था अब 108 हो गया है, निश्चित रूप से उसमें 8% की वृद्धि हुई है। आपको एकदम आसान लग रहा होगा अब, मतलब ऐसे कहते हैं कि इसको जीरो लेवल की कहानी है ना। ऐसे सवाल ऐसे चुटकियों में बन जाते हैं, चुटकियों में सॉल्व हो जाते हैं और कोई समस्या नहीं रह जाती। अब हम चौथा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें दोनों को घटाया गया है और देखा जाए। तो एक आयत की, एक आयत की लंबाई 20% कम किया है और चौड़ाई 30% कम किया।
तो बताओ क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। सवाल, एक आदमी है, एक आयत की लंबाई को 20% कम कर दिया है, चौड़ाई को 30% कम कर दिया है, पूछा जा रहा है क्षेत्रफल पर क्या असर होगा। तो हम लोग चौथा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, लिखेंगे -20 -30 और प्लस 20 गुणा 30/100। ध्यान दीजिए यहाँ प्लस लिखा हुआ, -x -y प्लस x/100। अगर हम इसको छोटा करें, ये हुआ -50 और प्लस 4, 30 है भैया, 2 तिया 6। तो -50 प्लस 6 कितना होता है, -44। यानी मैं कह सकता हूँ उसका क्षेत्रफल 44% कम हो जाएगा। आओ देखा जाए दूसरे तरीके से। अगर मान लो कोई चीज़ 100 होती है, उसमें पहले 20% कम किया जाए 80/100, और फिर 30% कम कर दिया जाए 70/100। इसको जब हम छोटा करते हैं तो देखते हैं आता है 56। कोई चीज़ पहले 100 हुआ करती थी, अब 56 हो गई है, निश्चित रूप से उसके अंदर 44% की कमी आ गई होगी। बात ठीक है। तो अभी तक आपने जो चारों एग्जाम्पल देखे, ये चारों के चारों 2 डायमेंशनल डायग्राम के लिए, जिसमें लंबाई और चौड़ाई 2 शक्तियां हुआ करती। ऐसे जब हम किसी वस्तु को खरीदते बेचते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि हम कीमत एक चीज़ होती है और खपत एक चीज़ होती है। जब हम कीमत को घटाते बढ़ाते हैं तो उसका कंजप्शन में कमी या वृद्धि होती रहती है। ठीक, इन दोनों पर आधारित ये सवाल है। अब जरा कल्पना करें कोई ऐसी वस्तु है जिसमें 3 बातें हो रही हैं, 3 डायमेंशनल डायग्राम बन रहा है। जैसे हम आयतन की चर्चा करें, लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो, ऊंचाई भी हो, तब क्या करेंगे। तब ये सूत्र नहीं काम करेगा, है ना। आओ देखते हैं अब क्या किया जाएगा। एक 3 डायमेंशनल डायग्राम पर बात करते हैं। तो एक मैं फार्मूला लिखने की कोशिश करता हूँ। एक घनाभ, घनाभ मतलब क्यूबाइड की लंबाई कामा चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः x% y% तथा z% की वृद्धि कर दी गई, उसके आयतन पर क्या असर होगा। उसके आयतन में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में तीनों में चेंज कर दिया गया। हालांकि सवाल तीनों बढ़ाया ही गया है, कभी कभी बढ़ाया भी जाएगा, घटाया भी जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए जो फार्मूला बनाया गया है वो थोड़ा टिपिकल जैसा है, मैं दिखाता हूँ। तो आयतन में वृद्धि का फार्मूला हुआ x + y + z प्लस xy + yz + zx अपान 100 प्लस xyz अपान 100 स्क्वायर। इतना बड़ा फार्मूला बनाया गया। तो सोचो ये कितना बड़ा सा है, हैवी सा फार्मूला है, लेकिन हम लोगों के पास 100 नाम का जो हथियार है वो बहुत काम आएगा। मैं एक सवाल लेकर के समझाने का प्रयास करता हूँ। एक सवाल देखें। एक कमरे की लंबाई कामा चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः क्या करें 25%, 20% तथा 10% बढ़ाई गई। आयतन पर क्या असर होगा, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आओ देखा जाए। 25%, 20%, 10% बढ़ा दिया गया है, आयतन पर क्या असर होगा। अब यहाँ मैं देखूंगा तो x का मतलब 25 हुआ, y का मतलब 20 हुआ और z का मतलब 10 हुआ। फार्मूले में रखता हूँ तो मैं यहाँ लिखूंगा 25 + 20 + 10, एक ब्रैकेट में प्लस 25 × 20 + 20 × 10 + 10 × 25 अपान 100 प्लस 25 × 20 × 10/100 स्क्वायर है तो 100 × 100 करें।
इतना बड़ा हमें कैलकुलेशन करना होगा। तो 25, 20, 45, 10, 55 यहाँ हो गया। इनको देखा जाए, 25 दूना 50, 500, ये हो गया 200, ये हो गया 250। इसका 5 दो 7 दो 950, 950 बटा 100 प्लस इसको देखा जाए, 2 जीरो अगर हम काट दें तो हो जाएगा 50 बटा 100। आप ध्यान से देखें, ये तो हुआ 55, ये होगा 9.5, ये होगा केवल 10.5। जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना, 65%। यानी हमारा उत्तर बनता है कि अगर किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इस प्रकार से चेंज किया जाए तो उसका आयतन 65% बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत बड़ा था, इतना बड़ा था, अगर मान लो इसमें ऊंचाई को हम 20% कम कर दिए होते तो जहां जहां 20 लिखा हुआ है वहां वहां पे -20 लिखना पड़ता, और तब कम से कम बिगिनर के लिए ये सवाल असंभव बन जाता कि बहुत जगह साइन चेंज करना पड़ता। तो इस समस्या से दूर हटने के लिए एक रास्ता ये है, आप 100 को अपना बेस बनाएं, क्योंकि चैप्टर परसेंटेज से चल रहा है। तो अगर आप 100 को बेस बनाते हैं तो अब जब उन्होंने कहा 25% बढ़ाएंगे तो हम कहते 125 बटा 100 किया होगा। जब उन्होंने कहा 20% बढ़ाया गया तो हमने कहा 120 बटा 100 हुआ होगा। और जब उन्होंने कहा 10% बढ़ाया गया तो हमने कहा 110 बटा 100 हुआ होगा। तो अब यही चीज हुआ होगा। इसको काट दिए, देखिए क्या बनता है। अगर ये डबल जीरो यहाँ से हटाते हैं और ये डबल जीरो यहाँ से हटाते हैं तो थोड़ा और छोटा कर सकते हैं। 25 25 125, 25 चौके 100 और 4 तिया 12। मैं देख रहा हूँ 15 गुणे 11 बचा हुआ। 15 गुणे 11, 15 के 15, 15 के 15, 16। बताओ, जो चीज पहले 100 हुआ करती थी अब वह 165 हो चुकी। कितना परसेंट की वृद्धि हो गई है? तो आप कहेंगे भाई 65% की वृद्धि हो गई है। तो आपने देखा, अगर यह डायग्राम 3D भी होता है तो कोई असर नहीं है, अपने आप ये फार्मूला लगाया जा सकता है। अब इसी 3D में मान लो कोई बेलन हो रहा है। बेलन समझ रहे हो आप? सिलेंडर, सिलेंडर फार्मूला यही है। अब सिलेंडर है तो क्या करेंगे? सिलेंडर में क्या दिया होता है? क्षेत्र, त्रिज्या दी होती है और ऊंचाई दिया रहता है। 3 चीजें नहीं रहती उसमें। मैं एक उदाहरण देके दिखाता हूँ, जरा देखो आप। एक बेलन की त्रिज्या त्रिज्या 20% बढ़ाई गई तथा उसकी ऊंचाई ऊंचाई 10% बढ़ाई गई। अब आपको बताना आयतन पर क्या असर होगा। आयतन पर क्या असर होगा, ये बहुत बार आ चुका है। जब आप प्रैक्टिस सेट उठाएंगे, ऐसे सवाल एक बार नहीं बहुत बार पूछे जा चुके हैं। इस पर आपका अभ्यास बहुत बेहतरीन होना चाहिए। अब जैसे बेलन हुआ, तो बेलन का फार्मूला ध्यान में रखिए, पाई आर स्क्वायर एच कहा जाता है। आर स्क्वायर का मतलब होता है आर 2 बार किया जाता है। त्रिज्या जो है 2 बार आती है, आर गुणा आर होता है। तो यहाँ चूंकि त्रिज्या 20% बढ़ाई गई है तो हम इस त्रिज्या को 2 बार कैलकुलेट करेंगे। जैसे लिखेंगे 100 और त्रिज्या 20% बढ़ाई गई तो 120 बटा 100 और फिर 120 बटा 100। और ऊंचाई एक ही बार होती है तो हम लिखेंगे 110 बटा 100। क्या यह बात आप समझ पा रहे? मैं कह रहा हूं कि आयतन का मतलब 3 स्टेप आपको करना ही होगा, लेकिन जानकारी जो दी गई है 2 ही दी गई है। तो आपको फार्मूले के हिसाब से समझना पड़ेगा कि कौन सी चीज़ है जो 2 बार इस्तेमाल होती है। तो हम कहेंगे बेलन के शक्ल में फार्मूला हमारा बनता है पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, आर देखो 2 बार काउंट किया है तो हमको त्रिज्या को 2 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा। और इसको सॉल्व करें। ये डबल जीरो यहाँ से गया, ये डबल जीरो यहाँ से गया, सिंगल जीरो यहाँ से गया। 144 गुणा 11, 144 गुणा 11 करेंगे। 11 चौके 44, 4, 11 चौके 44, 4 48, 4 11 की 11 4 15। अब बटा 10 करेंगे तो यहाँ 10 में लग जाएगा। तो आप देख लीजिए 158.4 आया। मैं कह सकता हूँ 58.4% की वृद्धि हो गई है। आप समझ गए? तो अब ध्यान में रखिएगा, अगर क्षेत्रफल की बात आएगी तो 2 बार कैलकुलेशन करना होता है और आयतन की बात आएगी तो 3 बार कैलकुलेशन। ठीक है, यह एक आपके पास एक और फार्मूले पर चर्चा कर दे आपसे। देखो फार्मूला क्या है कि परसेंटेज के अंदर बहुत तरह के सवाल बनते हैं और हर तरह के सवाल को हैंडल किया जाता है। बड़े व्यवहारिक सवाल होते हैं। मैं एक प्रश्न लिखता हूँ, बल्कि एक फार्मूला लिखने का प्रयास करता हूँ। देखिए सवाल है कि चावल के मूल्य में चावल के मूल्य में
X% वृद्धि अथवा कमी करने पर एक ग्राहक ए रुपए में, कोई ग्राहक ए रुपए में बी किलोग्राम चावल कम अथवा अधिक खरीद लेता है तो चावल का नया मूल्य, इस पर एक प्रश्न बनता है, उदाहरण के साथ समझेंगे ज्यादा अच्छा लगेगा। जैसे घर से इंसान जब चलता है तो यह मान कर चलता है कि हमको इतना रुपया किलो चावल चल रहा होगा और इतने रुपए में इतना किलो मिल जाएगा, अपना दिमाग लगा के चलता है वो, ठीक है। लेकिन बाजार जाने पर उसके साथ कुल 3 परिस्थितियां हो सकती, या तो जिस रेट से सोचा था उसी रेट से चावल मिल जाएगा तो गुड, या तो जिस रेट से सोचा था उससे ज्यादा रेट में चावल चल रहा होगा तो उसे अपने क्या नाम मात्रा को कम करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर मान लो जो रेट सोच कर गया था उससे सस्ता चावल चल रहा है तो उसको उतने ही रुपए में उससे ज्यादा मात्रा में चावल मिल जाएगा। इसलिए मैंने लिखा है या तो वृद्धि हो सकती है 1% या तो कमी हो सकती है, या तो सेम रेट रहेगा। तो सेम रेट रहेगा तो कोई सवाल ही नहीं बनना, ठीक है नहीं, सेम रेट था तो बात खत्म। लेकिन अगर वृद्धि अथवा कमी हो जाएगी तो क्या होगा, ए रुपया लेकर ग्राहक जाएगा तो उसमें बी किलोग्राम या तो चावल कम मिल जाएगा या तो ज्यादा मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति में नया मूल्य निकालने का क्या रास्ता हो सकता है, एक छोटा सा फार्मूला बनाया गया। उस फार्मूले का नाम था x/100 इंटू A/B kg, इतना केजी चावल उसको कम, सॉरी केजी नहीं, रुपया पर केजी, ये मूल्य मिल रहा है ना, इतना रुपया पर केजी ये रेट आ रहा है, चावल का नया मूल्य है, ये नया मूल्य का रेट। एक उदाहरण से समझ लेंगे, ज्यादा से ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो चावल के मूल्य में 20% वृद्धि होने से कोई ग्राहक अले 900 रुपए में 3 केजी चावल कम खरीद पाता तो चावल का नया मूल्य बताएं। क्वेश्चन आपको स्पष्ट हो गया होगा कि चावल की दुकान पर गया तो जो रेट सोच कर गया था उससे चावल का मूल्य 20% बढ़ चुका। अब 20% बढ़ने की वजह से क्या हुआ, 900 रुपया लेकर गया था चावल खरीद, तो जितनी मात्रा सोचा था उससे 3 किलोग्राम चावल कम खरीद पाया क्योंकि दाम बढ़ गया था। आप बताना है आपको कि नया मूल्य चावल का क्या चल रहा है। और देखें, अपने सूत्र में रखेंगे तो हम लिखेंगे 20/100 गुणा 900/3, इसी को हल करना, 00 कैंसिल हो जाएगा, 3 तिया 9, तो नया मूल्य है 60 रुपया पर केजी। ठीक है, नया मूल्य क्या है, 60 रुपया पर केजी नया मूल्य आया है। अब इसी में से कभी कभी पूछा जाता है पुराना मूल्य बता दें, तो पुराना मूल्य निकालने का रास्ता है यहीं से निकल आएगा। देखो, माना पुराना मूल्य P रुपया है, तो अगर P रुपया पुराना मूल्य है तो उसमें वृद्धि हुई है, कितना वृद्धि हुई है, 20%, तो गुणा 120/100, और वृद्धि हुई तब जाके 60 हुआ है। ये बोलो, पुराना मूल्य P रहा होगा, उसमें 20% वृद्धि हुई है तब जाके 60 रुपया हुआ है, तो बताओ पुराना मूल्य क्या था। तो मैं लिख सकता हूँ 60 गुणा 100/120, तो 60 दूने में 120 होगा, 2 से काटेंगे तो 50 रुपया आ जाएगा, 50 रुपया पर केजी। बोलो भाई, पुराना मूल्य था 50 रुपया पर केजी, 20% बढ़कर 60 रुपया पर केजी हो गया। अब अगर इसको आप जांच करेंगे तो आपको स्पष्ट मिल जाए। यह बात तो हो गई, तब हो पाई जब आपको यह फार्मूला याद है तब।
सूत्र याद है तब आपने इस सवाल को लगा लिया साफ साफ। लेकिन अगर यह फार्मूला आपके पास नहीं होता तब क्या करते, कैसे लगाया जाएगा, आओ उस पर भी चर्चा कर लें। अगर यह सूत्र आपके पास नहीं तब ऐसे प्रश्न को लगाने का क्या रास्ता हो सकता है, हम लोग ये देखें। तो हम यह मान लेंगे जब वो कह रहा है 20% वृद्धि हो गई है, तो सोचो कोई चीज 100 रही होगी पहले, है ना, वृद्धि माने क्या हुआ, पहले कोई चीज 100 रही होगी अब 120 हो गई होगी दाम उसका। तो अनुपात अगर हम लगा दें यहाँ पे तो 20 25 100 20 छक्का 120, यानी चावल का रेट पहले 5x था अब 6x हो गया, नहीं हुआ, वृद्धि हो गई। ध्यान से देखो, 900 रुपया लेकर वह बाजार गया और सोचा था 5x के भाव से चावल मिल जाएगा। इतना केजी वह सोच कर चला था, 900 रुपया लेकर बाजार गया, 5x का रेट वो सोच कर चला था इस रेट से चावल मिल जाएगा। लेकिन जब बाजार पहुंचा तो उसे दिखाई पड़ा कि 6x का रेट चल रहा है, तो 6x के रेट से इतना ही चावल खरीद पाया। इतना केजी सोच कर चला था, इतना ही केजी खरीद पाया। दोनों के बीच में 3 केजी का अंतर आ रहा है। जरा इसको हल किया जाए तो अगर हम 5 से इसको काटे तो 5 के 5 180 आया, और 6 से काटे तो 6 1 के 6 6 25 150 आया। 180 में से 150 घटाएंगे तो 30/x बराबर 3 आया। इससे x की वैल्यू हमें मिल गई है 10। अगर x की वैल्यू 10 आ गई है तो देखोगे आप पुराना मूल्य 50 मिल गया है और नया मूल्य 60 मिल गया। दोनों मूल्य एक साथ आ गया। ये तब आया जब हमने किसी सूत्र का इस्तेमाल नहीं किया। हमने क्या किया, हमने सोचा कि भाई 5x के रेट से चल रहा है चावल, अगर वह 900 रुपया लेकर बाजार जाता है और 5x के भाव से खरीदता है तो इतना चावल वो सोच कर चला था इतना हमको मिल पाएगा। लेकिन दाम बढ़ जाने की वजह से अब 6x के रेट से चावल मिल रहा था, इतना ही केजी खरीद पाया। दोनों केजी में अंतर जो आया है वो 3 केजी का आया हुआ है। आराम से x की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू हमने आराम से रख दिया है, तो हमें नया मूल्य और पुराना मूल्य दोनों मूल्य मिल गया। क्या यह बात आपको स्पष्ट हो पाई? परसेंटेज देखो कितना मजेदार टॉपिक है, इसके अंदर किस तरह से छोटे सवाल बन जा रहे हैं, है कि नहीं। एक फार्मूला और देता हूँ आज के लिए, बस देखो एक सवाल बनता है। जब सारे चर्चित और पारंपरिक सवालों पर चर्चा अभी मैं कर रहा हूँ, ये पारंपरिक सवाल हैं जो अब तक नहीं बहुत सालों से पूछे जा रहे हैं। देखो, एक व्यक्ति अपनी आय का X% भोजन पर, कामा Y% वस्त्र पर तथा Z% परिवहन पर खर्च करता है। यदि अब उसके पास A रुपए बचे हैं, यदि अब उसके पास A रुपए बचे हैं तो उसकी आय क्या थी। बहुत बढ़िया सवाल है, अक्सर पूछ लिया जाता है किसी भी परीक्षा में। तो आय निकालने का एक फार्मूला बनाया गया है, A गुणा 100 अपान 100 माइनस x प्लस y प्लस z। इतने छोटे से फार्मूले में आप वैल्यू रख देंगे, तुरंत का तुरंत उत्तर आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया एक टाइप का। इसका दूसरा जो बनता है उसमें शेष शब्द का इस्तेमाल होता है ना, रिमाइंडर। इतना पैसा भोजन पर खर्चा किया, शेष का इतना खर्चा किया, शेष का इतना यहाँ खर्चा किया। दो तरह के सवाल इस प्रकार के बन जाते हैं। ठीक है, ये चर्चा हम लोग करेंगे अगले वीडियो में। तब तक मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग पढ़ते रहे मस्ती के साथ में और प्राप्त करें। ओके, धन्यवाद।